हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। अब डिस्कस करेंगे हम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम। Several microorganisms not only cause disease in human and plants बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ना केवल ह्यूमन और प्लांट्स में बल्कि एनिमल में भी डिजीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। मतलब जो एंथ्रेक्स है वो कि एक डेंजरस ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन और कैटल में डिजीज कॉज करता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम। और जो फूड एंड माउथ डिजीज है जो एनिमल में कॉज होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि एनिमल्स में अधिकतर आपको फुट या फिर माउथ डिजीज, जो फुट या फिर माउथ पैरों में या फिर उनके मुंह के आसपास आपको अधिकतर इन्फेक्शन दिखाई देंगे। तो ये कॉज होते हैं आपके किसके थ्रू? वायरसेस के थ्रू। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। अच्छा, इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि आपको पता होना चाहिए। जो रॉबर्ट कोच थे 1876, उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम जो कि था बैसिलस एंथ्रेक्स विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। तो ये जो एंथ्रेक्स है जो कि ह्यूमन और कैटल दोनों के लिए ही हार्मफुल होता है, जो बैक्टीरियम के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड आउट होता है। तो इस बैक्टीरियम का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेक्स। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि बैसिलस एंथ्रेक्स जो है एंथ्रेक्स डिजीज़ को कॉज करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैक्टीरियम होता है ये, डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं हम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स मतलब अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में क्या कर रहे हैं, बीमारी क्रिएट कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही, तीनों में ही डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, several microorganisms called in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops. See table 2.2 for some such plant diseases. मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। अब वो प्लांट कौन कौन से होते हैं आपके? वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन मतलब गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, एप्पल, ऑरेंज और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जिसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं। और ये जब इन्फेक्ट होते हैं तब उनकी क्रॉप की जो ईल्ड होती है, मतलब उनकी जो फसल की पैदावार होती है उस पर क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। और दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, हाउ कैन बी कंट्रोल्ड, तो उसका कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे प्लांट डिजीजेस, कॉमन प्लांट डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या हो रही हैं? स्प्रेड आउट हो रही है। फर्स्ट है प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज में सबसे पहला है सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड आउट होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है? मतलब ये एयर के थ्रू क्या होता है? फैलता है। सेकेंड है रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, ये फंजाई के थ्रू फैलता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और इन्फेक्टेड सीड्स। थर्ड है येलो वेन मोज़ेक ऑफ बिहांडी ओकरा जो कि वायरस के थ्रू फैलता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये इंसेक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब इससे प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? तो इससे प्रिवेंशन होता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल, कुछ केमिकल के थ्रू। मतलब हम केमिकल क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा फूड पॉइजनिंग,
Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting. He had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. बूझो बोलता है, बूझो ने क्या किया, अपने फ्रेंड को पार्टी में इनवाइट किया, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वैरायटी के फूड्स को खाया, ठीक है। उसके बाद जब वो घर पहुंचा तो उसे वॉमिट स्टार्ट हुआ। जब वॉमिट स्टार्ट हुआ, हॉस्पिटलाइज करने पे ये डॉक्टर ये बताते हैं कि इसे क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है। अब पहली क्या होती है, सोचती है पहली, वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, मतलब कि फूड एक पॉइजन की तरह कैसे काम कर सकता है। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. Food poisoning कैसे कॉज होती है, फूड का कंजम्पशन होना कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो कि उसमें अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं और फूड को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब फूड कैसे स्पॉइल होता है, ये फूड में पॉइजन कैसे क्रिएट होता है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फूड में पॉइजन क्रिएट होता है जो कि उसमें एंटर तो करते हैं और अपने आप को ग्रो करा लेते हैं, जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिज्म जब हम इन्फेक्टेड फूड को खाते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स भी हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं और फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं हमारे लिए। मतलब या तो हम वॉमिट या फिर मतलब हाँ, वॉमिट वगैरह की शिकायत हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बच्चों जो कि आपके फूड में टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, जो कि ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके फूड में जहर का काम करते हैं, ठीक है। These make the food poisonous, causing serious illness and even death. ठीक है। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, क्रिएट करा रहे हैं, या कुछ ऐसे सब्सटेंस को कुछ ऐसे सब्सटेंस को क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं जो कि उस फूड के लिए क्या कर रहा है, पॉइजन का काम कर रहा है। और जब उस फूड को हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम भी क्या हो रहे हैं, सीरियस इलनेस के शिकार होते हैं, जिससे कई बार क्या होती है, डेथ तक हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम फूड को ख़राब होने से क्या करें, प्रिवेंट कर सकें, उसे ख़राब होने से बचा सकें। इतना क्लियर है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन, अब हम फूड को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। मतलब हमने शुरू में देखा था कि जब फूड को हम, जैसे जो रॉ मटेरियल्स ऑफ फूड होते हैं जैसे गेहूँ चावल, इनको हम कैसे कर सकते हैं, तो इनके जो दाने होते हैं हम उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि इसको मॉइस्चर फ्री जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे नमी ना हो, इसको अच्छे से धूप में सुखा देना चाहिए ताकि इसमें फंगस क्रिएट ना हो, है ना। तो ये सारी कुछ मेथड्स थी जिससे कि हम उनके दानों को क्या कर सकते थे, सेफ रख सकते थे। यू नो दैट ब्रीड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें उसको मॉइस्ट से बचाना चाहिए, मॉइस्चर से बचाना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, उसे उसमें फंगस लगने से उसको स्टॉप कर सके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसमें एक बैड स्मेल क्रिएट होती है, बैड टेस्ट हो जाता है, उसका ख़राब टेस्ट हो जाता है, ख़राब स्मेल आती है उससे। इसके बाद उसका जो कलर है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। और इस मतलब इसमें एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या ऐसा होता है कि फूड में कोई केमिकल रिएक्शन हो गई हो जिसके थ्रू आपका फूड ख़राब हो गया हो। अगर फूड में ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई तो वो कैसे हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि फूड क्या होता है। फूड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जो कि जहरीला या टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कराते हैं, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो फूड पॉइजनिंग को क्या करता है, क्रिएट करता है। अब जब फूड पॉइजनिंग हमें हो गई है तो फूड पॉइजनिंग के होने के बाद ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम क्या करते हैं, बीमार होते हैं। फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग के थ्रू क्या हो जाती है, हमारी बॉडी जो या तो वॉमिट या तो बहुत सारे हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो हम डॉक्टर को अगर दिखाते हैं, डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, तो डॉक्टर सीधी सी हमें सलाह देता है कि आप क्या करिए, फूड को
फूड पॉइजनिंग से खुद को बचाने के लिए फूड को क्या करिए, प्रिवेंट करके रखिए, उसको प्रिजर्व करके रखिए, ठीक है, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने से रोक के रखिए, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि फूड प्रिजर्वेशन जो होता है उसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं फूड को ख़राब होने से। फूड को ख़राब होने का मतलब रॉ मटेरियल्स है यहाँ पे, जो हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था कि जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल जब कट के आती है तो उसको मॉइस्चर फ्री स्पेस में रखना चाहिए। मॉइस्चर फ्री स्पेस में मतलब उसको अच्छी तरह से फसलों को सूख जाना चाहिए। उसके बाद जब हम उसके दानों को निकालते हैं तो दाने भी उसके अच्छे सूखे हुए होने चाहिए। उसके बाद उनका स्टोरेज ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, ठीक है। मॉइस्चर नहीं होगा तो ऑब्वियसली चीज़ें उनमें फंगस क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली ने कुछ मैंगोज खरीदे बट उसने उन्हें खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। उसने कुछ टाइम के बाद देखा कि वो बहुत ज़्यादा पक गए थे और उसके बाद उसमें से क्या हो रहे थे, वो स्पॉइल्ड हो गए थे, मतलब ख़राब हो गए थे। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंगो तो ख़राब हो गए बट उसने ये सोचा, उसे ये पता था कि जो मैंगो पिकल यानी आम का अचार जो उनकी ग्रैंड मदर बनाती थी वो बहुत लंबे टाइम के रखने के बाद भी ख़राब नहीं होता था। तो वो कंफ्यूज हो गई, शी इज़ कंफ्यूज कि मैंगो इतने कम दिनों में क्यों ख़राब हो गए और जो वही मैंगो पिकल काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखा रहता है तो वो ख़राब नहीं होता। Let us study the common method to preserve food in our home. We have to prevent it from the attack of microorganisms. चैप्टर 1 में जो हमने स्टडी की थी प्रिवेंशन ऑफ फूड स्टोरेज की, तो हमने उसमें देखा था कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स थे, मतलब हमारे गेहूँ चावल, इनको स्टोर कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि हमारे जो पिकल्स वगैरह हैं, इसके अलावा जो हमारे जो फूड हम खाते हैं डेली लाइफ में, जो पका हुआ खाना खाते हैं, तो हम उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका पॉइंट केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स, सॉल्ट और जो खाने वाले तेल होते हैं वो केमिकल होते, कॉमन केमिकल होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए या फिर उनको रोकने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और इन्हें ही प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. They are also used in the jams and squashes to check their spoilage. ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल मेथड में आप देख रहे हैं सॉल्ट और एडिबल ऑयल, जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अचार बनाया जाता है तो उसको उसमें नमक और तेल डाला जाता है, उसके बाद उसको धूप में रख दिया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी थोड़े बहुत हों वो टेम्परेचर के प्रेजेंट में क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। सॉल्ट जो है, सॉल्ट और एडिबल ऑयल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स जो है हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्लियर है। और इसके अलावा यहाँ पे सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइट जो होते हैं कॉमन प्रिजर्वेटिव होते हैं, जिनका यूज़ आप जैम और स्क्वैश वगैरह में क्या करते हो, स्पॉइल को चेक करने के लिए, मतलब स्पॉइलेज को क्या करते हो, कंट्रोल करने के लिए उनका यूज़ आप क्या करते हैं, क्लियर है। अब है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब हम कॉमन सॉल्ट के थ्रू प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is used to preserve amla, raw mangoes, transmitted yeast, etc. नेक्स्ट है आपके प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, है ना, सिरका, तेल, शुगर, इन सब के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, प्रिजर्वेटिव का काम करा सकते हैं इन सभी के द्वारा, और हमारे फूड को कंटेमिनेटेड होने से, कंटेमिनेटेड होना यानी ख़राब होना, उनसे कंटेमिनेटेड होने से, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंटेमिनेटेड होने से रोक सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये नॉर्मल है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता क्या है, तो आप देखिए कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ठंडे टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, कुछ गर्म टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। अब कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
ठंडे टेम्परेचर में मर जाते हैं और कुछ गर्म टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आप रीड करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क, आप सभी को ये पता है कि आपकी मम्मा जो है होती हैं वो दूध को उबालती हैं, बिफोर इट्स स्टोर्ड और यूज, मतलब उसको यूज़ करने के पहले, ठीक है, रखने के पहले या फिर यूज़ करने के पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब बॉइलिंग जो होती है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देती है, मार देती है, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दूध में प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जब उनको उबाला जाए तो 70 to 80 डिग्री तक आते आते वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया है, किल करा दिया है, मतलब दूध को आपने उबाल लिया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री मिल्क हो गया। आपने दूध को एक बार उबाला, जब आपने दूध को एक बार उबाला तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा, जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा और उसमें जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ऑलरेडी पहले से मर चुके हैं, तो वो कौन सा मिल्क कहलाएगा, आपका पास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, पास्चराइज्ड मिल्क, क्लियर है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये जो दूध है अगर आप इसको 70 डिग्री में 15 से 30 सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं, आप उबाल रहे हैं, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और यदि आप उसको तुरंत ठंडा करके क्या कर दे रहे हैं, आप उसको स्टोर कर रहे हैं, बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पॉस्चर, पॉस्चराइजेशन की ये जो प्रोसेस थी उसे लुइस जो पॉस्चर था उसने क्या किया था, डिस्कवर किया था, और ये जो प्रोसेस कहलाती है पॉस्चराइजेशन कहलाती है। अब आप लोग देखते हैं कि जो आपके टेट्रा मिल्क पैक्ड आते हैं, जो दूध के जो टेट्रा मिल्क का जो टेट्रा पैक्ड जो दूध आता है, मतलब जिसमें आप पैकिंग देखते हैं कि 4 लेयर 5 लेयर की पैकिंग होती है, जो पैक्ड दूध आता है जिसको मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा वो पैक्ड दूध आप क्या करते हैं, सीधे घरों में लाते हैं, उसको ओपन करते हैं और सीधे क्या करते हैं, उसको पी लेते हैं। अब ऐसा क्यों कि आप उसको उबाल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो दूध क्या किया गया है, पहले उसको उबाला गया है और फिर सडनली ठंडा करके उसको क्या कर दिया गया है, स्टोर कर दिया गया है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें थे वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, मतलब उनकी डेथ हो जाए, और उसकी जो पैकिंग है उसका जो तुरंत ठंडा करके जो उनको स्टोर किया गया है तो उसमें आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए, क्लियर है। तो ये जो पूरी प्रोसेस कहलाती है, ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन क्या होता है, दूध को उबालना, ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री मिल्क को करना, ठीक है। और ये दिया किसने था, लुइस पास्चर ने दिया था, और ये जो पूरी प्रोसेस है क्या कहलाती है, आपकी पॉस्चराइजेशन, क्लियर है, ठीक है। इसकी पूरी एक स्टोरी है, अगर आपने देखी हो इसकी एक पूरी स्टोरी रहती है, ठीक है। तो ये हम इस चैप्टर को जब हम समराइज़ करेंगे तो मैं आपको उसकी स्टोरी भी आपको एक बार बता दूंगी, जो पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप मेमोराइज ईजिली हो जाएंगे, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड पैकिंग। अब इसके बाद जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो फूड को, जैसे आप लोग चिप्स खाते हैं तो चिप्स आप काफ़ी दिनों तक रखे रहें, वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। आजकल आपके पैक्ड वेजिटेबल्स आती हैं लेकिन वो ख़राब नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है, तो एक्चुअली ये लोग करते क्या है, ये पैकिंग इस तरीके से की जाती है कि ये आपके डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में या फिर लाइट के कांटेक्ट में ना आए, और अगर एयर और लाइट के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो स्टोरेज होता है, चाहे आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे आप वेजिटेबल्स ले लीजिए, चाहे आप दूध ले लीजिए, इनको इस तरीके से इस एयर टाइट सील्ड किया जाता है, पैकिंग इसकी इस तरह से की जाती है ताकि ना वो एयर के, ना वो लाइट के, ना वो वाटर के, ना वो ह्यूमिड वेदर के कांटेक्ट में आए, जिसके कारण अगर वो इन सब के कांटेक्ट में नहीं आएंगे बाय द हेल्प ऑफ पैकिंग तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा। तो अब ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, इसमें हमने देखा जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जिसमें आप प्लांट्स के अलावा आपके एनिमल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, कुछ में कॉमन थे और कुछ में केवल एनिमल्स में, कुछ में केवल प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ देखे रस्ट ऑफ वीट, जिसमें फंजाई के थ्रू क्या हो रहा था, वो इन्फेक्ट हो रहा था, ठीक है। कुछ था आपका सिट्रस कैंकर, तो सिट्रस कैंकर जो था आपका बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो रहा था,
फैल रहा था, है ना। तो और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था आपका, एयर, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा फूड पॉइजनिंग कैसे होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वो पॉइजनस सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, फूड पॉइजनिंग, जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, तो प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्ट के थ्रू, एडिबल ऑयल के थ्रू, इसके अलावा आप शुगर के थ्रू, सोडियम बाइसल्फाइड जो आपने देखा, इन सब के थ्रू क्या कर सकते हो, आप उनको प्रिजर्व कर सकते हो। फिर हमने पाश्चराइजेशन मेथड को देखा। पाश्चराइजेशन मेथड क्या होती है कि दूध को एक टेम्परेचर पे गर्म करना, उसे ठंडा करना और उसको स्टोर कर देना, ठीक है। तो ये पाश्चराइजेशन मेथड कहलाती है। पाश्चराइजेशन मेथड को लुईस पाश्चर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे ये पाश्चराइजेशन मेथड कहलाती है। क्लियर है। चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हैव अ नाइस डे।